गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वहाँ पे बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव तक ख़त्म किया था। आज का जो लेक्चर है वो जो बेसिक टर्म्स आते हैं, वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमारे जो रिलेटेड हैं वो कहीं ना कहीं अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। हो सकता है हम लेवल लाइन की बात करें, हो सकता है प्लम्ब लाइन के बारे में बात करें, हो सकता है मेरिडियन की बात करें, हो सकता है लैटिट्यूड की बात करें, हो सकता है लॉन्गिट्यूड की बात करें। तो हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो बेसिक डिफिनीशन की बात करेंगे, क्योंकि ये जब समझ में आ जाएगा तो फिर हम आगे की सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें होंगी जो हर चैप्टर में यूज होने वाली हैं, ठीक है। मीन सी लेवल क्या होता है इसके बारे में डील करेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक डिफिनीशन, उसके बारे में यहाँ पे कवर अप करते हैं, ठीक है। चल, तो दैट इज़ बेसिक डिफिनीशन की अगर बात करूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और बेसिक, दैट इज़ बेसिक डिफिनीशन, बेसिक डिफिनीशन, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डिफिनीशन के बारे में, ठीक। अब यहाँ पे जो बेसिक डिफिनीशन है, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे एक्चुअली में अर्थ का सरफेस कैसा है। अर्थ एक्चुअली में स्फेरिकल है, ठीक है। क्या ओवल शेप है, आपका अंडे जैसा शेप है, या कौन से शेप निकल के आते हैं। तो इसकी बेसिक डिफिनीशन में जा करके हम एक एक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम कैसा एज्यूम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दैट इज़ अर्थ सरफेस, दैट इज़ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, दैट इज़ अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ का सरफेस कैसा होगा, क्या होगा, उनके बारे में डील करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन, अर्थ सरफेस इज नॉट अ ट्रू स्फीयर, अर्थ surface, earth surface is not a true sphere, is not a true sphere। एक प्रकार का पूरी तरीके से गोला नहीं है, स्पेयर नहीं है, ठीक है, नॉट अ स्पेयर, एंड स्लाइटली फ्लैटेंड, एंड स्लाइटली, थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैटेड, फ्लैटेन, स्लाइटली फ्लैटेड या फ्लैटेन एट द पोल्स, मतलब ये ध्रुवों पे चपटी है, एट द पोल्स। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब ये क्या है कि इक्वेटर पे थोड़ा ज़्यादा है, बल्ज है, थोड़ा सा बड़ा है सरफेस, और ऊपर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वहाँ पे थोड़ा सा चपटी है अर्थ, ठीक है। थोड़ा सा कैसी है, चपटी है, ऐसा शेप है, कुछ ऐसे समझ लेते हैं। जैसे कि चपटी का मतलब है जैसे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है और कुछ ऐसे ही निकल के आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चपटा सरफेस निकलेगा, यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा जो सरफेस है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जैसे एक परफेक्ट स्फीयर बनाऊँ तो ये इस परफेक्ट स्फीयर हो जाएगा, ठीक है, एक गोला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको फ्लैटेंड अगर आपको बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बीच में सरफेस को आपको ऐसा बनेगा, मतलब यहाँ पे चपटी होगी, फ्लैट होगी, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट सरफेस होगा, दैट इज़ फ्लैटेन, ठीक है। यहाँ पे फ्लैटेन होगा पोल पे, दैट इज़ फ्लैटेन, और यहाँ पे थोड़ा जो बीच में डायमीटर पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो हो जाएगा आपका, दैट इज़, ये आपका हो जाएगा, दैट इज़ इक्वेटर है, इक्वेटर है, और ये आपका क्या है, पोल है, नॉर्थ पोल है, दैट इज़ साउथ पोल है। तो यहाँ पे क्या है, फ्लैट है, कैसी है, फ्लैट है, फ्लैटन है, फ्लैटन लिख लो। और यहाँ पे बल्ज है, कैसा है, दैट इज़ बल्ज। बल्ज का मतलब होता है थोड़ा सा जो साइज़ है वो बढ़ जाना सेंटर पे, ठीक है, बल्जिंग हो जाना, तो दैट इज़ कॉल्ड बल्जिंग, दैट इज़ कॉल्ड बल्ज, बल्जिंग, दैट इज़ बल्जिंग। तो ये इक्वेटर पे बल्ज हो गई है। एक्चुअली पृथ्वी क्या है ना, घूमती रहती है ना अपने एक्सिस पे, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है, ठीक है, रेवोल्यूशन भी होता है, और रोटेशन भी अपने एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो रोटेशन के कारण यहाँ पे क्या हो गई, फ्लैट हो गए, तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लैटन, ठीक है। तो इस बात के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब इसके कई नाम आते हैं, उसको देखते हैं। जो बेसिक डिफिनीशन आती है, जैसे फर्स्ट डिफिनीशन है
ऑब्लेट स्पेरॉइड दैट इज स्पेरॉइड, दैट इज ऑब्लेट स्पेरॉइड, इसका शेप होता है। दिस इज कॉल्ड, कई सारी डिफिनेशन निकल के आएंगी यहाँ पे। ओवल शेप कैसे बना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लेट स्पेरॉइड क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। फिर एक एज्यूम सरफेस मान लेंगे कि हमको सर्वे में कैसा एज्यूम करना है, एक्चुअली में कैसा होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में जो सरफेस आया दैट इज कॉल्ड एब्लेट, ठीक है, ऑब्लेट स्पेरॉइड, ठीक है। चल इसके बारे में देखते हैं। दिस इज द स्लाइटली फ्लैटेंड, स्लाइटली flattened, slightly, that is slightly flattened at poles, चपटी हुई है। फ्लैट का मतलब होता है चपटा होना, फ्लैटेंड एट पोल्स, ठीक, फुल स्टॉप, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोलर एक्सिस, जो पोलर एक्सिस है, अब ये पोलर एक्सिस कैसे समझोगे, दिस इज कॉल्ड पोलर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड पोलर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस, इसको इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं। जो इक्वेटर से पास करेगी उसको इक्वेटोरियल एक्सिस बोलेंगे, जो पोल से पास करेगी दैट इज कॉल्ड पोलर एक्सिस, ठीक है। चल, तो स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, यहाँ पे एक बात और निकल के आती है, जो पोलर एक्सिस है, पोलर एक्सिस is smaller than इक्वेटोरियल एक्सिस, जो इक्वेटर पे है, इक्वेटोरियल एक्सिस बाई लगभग 43 पॉइंट समथिंग किलोमीटर के आसपास निकल के आता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो इक्वेटर पे जो आपकी एक्सिस है, जो लेंथ है, वो ज़्यादा निकल के आएगी एज़ कम्पेयर टू दिस, मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे बढ़ गया, बल्ज हो गया, यहाँ पे चपट गई है, ऐसे किसी ने लगता है उसको पिचका दिया, इस तरीके से दबा दिया है, ठीक है। तो जैसे सपोज एक आप बैलून लो, बैलून को थोड़ा सा दबा दो तो देखो पोल पे क्या हो जाएगी, वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगी और जो बैलून होगा वो बाहर की तरफ बीच में बल्ज हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड, आपका शेप फ्लैटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग इक्वेटोरियल पे डायमीटर जो 43.5 ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस पोल। ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में आ चुका है, ठीक है क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो इट इज़ कॉल्ड ऑब्लेट, सो इट इज़ कॉल्ड ऑब्लेट स्पेरॉइड, सो इट इज़ कॉल्ड ऑब्लेट स्पेरॉइड, ऑब्लेट स्पेरॉइड इसको बोलते हैं। तो पता होना चाहिए, कल को ऑप्शन में मैचिंग में दे देगा तब भी आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड निकल के आता है ओवलाइड, ओवल से बना है। ओवल का मतलब अंडा शेप होता है, दैट इज़ जैसा अंडा आप देखे होगे, ओवलाइड, दैट इज़ ओवलाइड, ठीक है। ओवल से बना है, दैट इज़ ओवलाइड। ओवलाइड शेप कैसा होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। ओवलाइड क्यों बना, उसके पीछे रीज़न समझते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट निकल के आता है सर्दन हेमिस्फेयर, जो साउथ आपका दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे जो बेसिक डेफिनेशन निकल के आती है दैट इज सर्दन हेमिस्फेयर, दैट इज सर्दन हेमिस्फेयर जो है ना, जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है वो थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध से। इंडिया किस में पड़ता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। तो दैट इज सर्दन हेमिस्फेयर। दो पार्ट में इसको गोलार्ध में पृथ्वी को डिवाइड किया गया है, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो इक्वेटर के ऊपर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का पार्ट आपका सर्दन मतलब साउथ का जो दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। दैट इज सर्दन हेमिस्फेयर, दैट इज सर्दन हेमिस्फेयर इज स्लाइटली लार्जर देन, इज स्लाइटली लार्जर देन, स्लाइटली लार्जर देन, स्लाइटली लार्जर देन, दैट इज स्लाइटली लार्जर देन, ओके। तो ये स्लाइटली लार्जर देन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फॉर प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन, अगर आपको बहुत प्रिसाइज लेना है तब के केस में है, तभी आप इसको मानते हो। प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन अगर आपको टेक करना है, लेना है,
तब आप मानोगे क्या कि आपका सर्दर्न हेमिस्फीयर जो है बड़ा है किससे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। तो आप देखोगे कुछ शेप ऐसा होगा, जैसे ये हमारा स्फीयर हो गया, ठीक है, अर्थ हो गई। एग्जैक्ट शेप तो बनेगा नहीं, अब मार्कर से बना रहे हैं, तो थोड़ा सा जो शेप रहता है ना, ये इसको डॉट डॉट में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सर्दर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ऐसा इस तरीके से। तो आपको क्या दिखेगा, जैसे अंडा दिखाई पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड ओवल शेप, तो ये हो जाता है दैट इज़ आपका, दैट इज़ ओलाइट, दैट इज़ ओलाइट, ठीक है, दैट इज़ स्फेरॉइड, स्फीयर, दैट इज़ स्फीयर। ये जो शेप बना है ना, ये आपका जो शेप हो जाएगा दैट इज़ ऑब्लेट शेप, ऑब्लेट शेप। तो सारे बना दिया मैंने, एक तो आपको बना दिया ऑब्लेट शेप, ऊपर स्फीयर शेप बना दिया, स्फीयर है, और ये जो आपका निकल के आया ओलाइड शेप निकल के आया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखोगे ये जो शेप है ना जो बनाया मैंने, दैट इज ये निकल गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सर्दर्न हेमिस्फीयर है, दैट इज इक्वेटर आपका यहाँ से पास किया मान लिया, ठीक है, दैट इज इक्वेटर, दैट इज इक्वेटर, ठीक है। तो ये जो है ना, दिस इज सर्दर्न हेमिस्फीयर, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए इसको बोला जा रहा है। नेक्स्ट डिफिनेशन निकल के आते एलिप्सॉइड, दैट इज थर्ड वन इज एलिप्सॉइड किसको बोला जाता है उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज थर्ड वन इज एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड, चल एलिप्सॉइड क्या होता है, एक्चुअली इक्वेटोरियल जो आपका डाया है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस जो पोलर वाले रीजन में होता है। तो एक्चुअली इक्वेटोरियल सेक्शन इज दैट इज इक्वेटोरियल, दैट इज इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, ठीक है। एक्चुअली जो आपका इक्वेटोरियल है यहाँ पे लिख सकते हो, एक्चुअली लिख देना यहाँ पे, दैट इज एक्चुअली इक्वेटोरियल जो सेक्शन है वो आपका इज स्लाइटली, सेक्शन इज स्लाइटली, स्लाइटली elliptical in shape, elliptical, elliptical in, elliptical in shape। आपने देखा होगा जो ग्रहों की जो परिक्रमा होती है ना, वो भी जो ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य की, ठीक है, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं। कैपलर ने बताया था ग्रहों की चाल के हिसाब से, उन्होंने बताया था कि वो जो है दीर्घवृत्त का, दीर्घवृत्त का मतलब होता है एलिप्स, ठीक है, एलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त, तो वो एलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि एक्चुअली होता क्या है, ये मान लो सन है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं सन के चारों ओर ग्रह जो है परिक्रमा कर रहे हैं, तो जो पाथ फॉलो करते हैं ना वो एलिप्टिकल शेप होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीएस में बन जाता है, 4 ऑप्शन देगा, सर्कुलर, पैराबोला, समथिंग देगा। तो इक्वेटोरियल सेक्शन इज स्लाइटली एलिप्टिकल इन शेप, ठीक है, एलिप्टिकल इन शेप, क्लियर, इन शेप। तो ये बात आपकी निकल के आ जाती है। तो इसको अगर मैं एग्जांपल से समझूं, सपोज दैट कि आपके पास ये आपका अर्थ का सरफेस है थोड़ा सा, ठीक, तो अगर हम यहाँ पे सेक्शन को कट करेंगे, 2 तरीके से कट कर सकते हैं। एक तो सेक्शन को हमने सपोज दैट ये इक्वेटर है, समझिएगा इंपॉर्टेंट बात है। तो इक्वेटोरियल जो सेक्शन है स्लाइटली एलिप्टिकल इन शेप है, इक्वेटोरियल सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं सेक्शन को 2 तरीके से कट कर सकता हूँ, एक सेक्शन को मैं ये कट कर सकता हूँ और एक सेक्शन को सपोज दैट ये कट करता हूँ, 2 सेक्शन को कट कर सकता हूँ। एक आपने इसको ऐसे अलग कर दिया, एक को आपने ऐसे अलग कर दिया, ठीक है। चल, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो शेप निकल के आएगा, कौन सा पार्ट एलिप्टिकल निकल के आएगा और कौन सा पार्ट वो निकल के आएगा, उस चीज़ को देखते हैं। जब आप इसको सेक्शन को कट करोगे, जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास पहुँचते चले जाओगे, तो आप देखोगे कि यहाँ से जो पार्ट निकलेगा इस सेक्शन को कट करने पे, यहाँ पे सर्कुलर निकल के आएगा, और यहाँ पे जब आप निकालोगे तो ये इससे कट करोगे तो इलिप्टिकल निकल के आएगा। इसको कट करने के बाद जब देखोगे ना तो इलिप्टिकल निकल के आएगा, इलिप्टिकल, ये वाले सेक्शन से, ठीक है।
तो इसकी बात ये कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ ना, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बल्जिंग है, थोड़ा सा डायमीटर बढ़ गया। तो जब आप कट करोगे तो इलिप्स कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है ना, इलिप्स ऐसे ही करके इलिप्स इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ सारी बता दी मैंने। अब सबका कंक्लूजन निकाल के लेते हैं, दैट इज़, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, इलिप्टिकल निकल के आएगा, ये सर्कुलर निकल के आएगा। अब सारी बातों को यहाँ पे कंक्लूजन निकाल लेते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट नो मतलब आप एक कह सकते हो इन सारी चीज़ों का कम्बिनेशन। तो आप अगर हर शेप को कंसिडर करोगे कि भैया इलिप्टिकल होगा, ओवल होगा, ऑब्लिट होगा, तो फिर आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे सर्वे में, सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी अगर सारे शेप को मान के चलोगे। तो इसको एक एज्यूम हम लोग स्पेयर मान के चलते कि भैया पृथ्वी गोल है, ठीक है, गोला है, ठीक है, तो मान के चलते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, उसके शेप में थोड़ा सा अंतर रहता है। एक्चुअली में अर्थ ऐसी होती है, कहीं पे आप देखोगे थोड़ा सा उसके ऊपर उठा हुआ पार्ट दिखेगा, कहीं पे कुछ दिखेगा, ऐसे करके अर्थ है आपकी कुछ इस तरीके से, ठीक है। कहीं पे चिपटी होगी, कहीं पे उठी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देख सकते हो कि अर्थ आपका एक्चुअली में तो ऐसे होता है। हम मान कैसे चलते हैं, स्पेयर मान के चलते हैं। तो एक्चुअल ये होता है, अर्थ है एक्चुअल होता है ऐसा, ठीक है, एक्चुअल। पहले आप इसको लिखें, फिर हम आगे कुछ डिफिनीशन और बताते हैं। बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर हम अच्छे से आगे सारी चीज़ें और क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो, ये तो कहानी समझ गए। अब इसी को समराइज करते हैं, हम एक्चुअली में मानते क्या हैं। अर्थ को जियोइड मानते हैं, जियोइड उसको देखते हैं। ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी ना, ऑटोमेटिक आगे के टॉपिक समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि इसको किस शेप में माना जाए ताकि हमारा एनालिसिस आसान हो जाए। उसी के बारे में हमको यहाँ पे बेसिक डिफिनीशन देखनी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन आते हैं, दैट इज़ कौन सा शेप आपको मानना है उसके बारे में ध्यान देना है। दैट इज़ वी कैन ऑब्जर्व, नोट, वी कैन ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, सारे शेपों को ऑब्जर्व करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया दैट नो ज्योमेट्रिकल शेप, दैट नो ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है, परफेक्टली defines the shape of the earth, ठीक है। Hence a new name is given, called as geoid, ठीक है, that is geoid। इसको क्या बोलते हैं, जियोइड। तो जियो का मतलब अर्थ होता है, ऑइड का मतलब यहाँ पे सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक जियोइड हमने मान लिया, ठीक है।
दैट इज जियोइड। ठीक है, तो सबका कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। ठीक है, ओवल का भी है, ऑब्लेट का भी है, और आपका ये माने थे जो इलिप्टिकल का माने थे, इलिप्टिकल शेप माना था, सबका कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ कॉल्ड जियोइड। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, तो ये बात तो हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग यहाँ डील करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है उसके बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। नोट इन सर्वेइंग, नोट 2, सर्वे में क्या है हम लोग एज्यूम करते हैं उसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली में तो इसको क्या है, जियोइड निकल के आया। अब अगर बात कर लें सर्वेइंग की, इन सर्वेइंग देखिए, अगर सारे शेप मान के चलते तो फिर आपको सर्वे करने में दिक्कत आती, मतलब जो भी आप एनालिसिस करते हो कॉम्प्लेक्स हो जाता। इस वजह से क्या करना पड़ेगा, आप एक एज्यूम कर लोगे तो बेटर रहेगा। देखिए अजम्पशंस हम लोग पढ़ते ही है, सोम में जैसे पढ़ते थे मटेरियल इज आइसोट्रोपिक होमोजीनियस, वैसे यहाँ पे भी एजम्पशंस चल जाती हैं। ठीक है, तो इन सर्वेइंग थोड़ा बहुत आपकी एरर्स आ सकते हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन सर्वेइंग द शेप ऑफ द अर्थ, the shape of the earth is considered to be spherical in nature। कैसा माना गया है, स्पेरिकल। तो यहाँ पे स्पेरिकल इन नेचर, ध्यान रखिएगा इन सर्वेइंग की बात कर रहे हैं। वैसे कैसा शेप होता है, जियोइड होता है। ठीक है, तो सर्वेइंग में हम क्या मान के चल रहे हैं, स्पेरिकल मान रहे हैं फॉर एनालिसिस ओनली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ सरफे की सॉइल के सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ सर्वेइंग की बात कर रहा है, या आपकी बात कर रहा है एक्चुअल। अगर एक्चुअल में पूछे तो जियोइड लगाना है, अकॉर्डिंग टू सर्वे पूछे तो स्पेरिकल मानना है। तो दोनों बातों का मतलब समझ लेना एग्जाम में, ऐसा आंसर मार के मत चले आना। नेक्स्ट डिफिनीशन आती है, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, दैट इज लेवल सरफेस। अभी तक हमने जो है सरफेस ऑफ अर्थ की बात की, दूसरी जो डिफिनीशन निकल के आ रही है दैट इज लेवल सरफेस। दैट इज लेवल सरफेस क्या होता है उसकी बात करते हैं। नाम में लिखा है लेवल सरफेस। सरफेस का मतलब अर्थ का सरफेस, लेवल का मतलब समान होना, किसी चीज़ का तल समान होता है तो उसी को तो आप लेवल बोलते हो। जैसे आप घर में आपकी कोई फर्श लगवाते हो या कुछ भी बनवाते हो, जो स्लैब डाली जाती है, पानी का बहाव देखा जाता है, तो आप कहते हो यार ये चीज़ लेवल में ही नहीं है। ठीक है, तो लेवल का मतलब जैसे आप कहते हो ये आदमी मेरे लेवल का नहीं है, लेवल का मतलब भैया आपके स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है। ठीक है, या आप उसके स्टैंडर्ड के बराबर नहीं हो, इसका मतलब उसका लेवल हो सकता है कुछ और, आपका लेवल कुछ और हो सकता है। SSC JEE का एग्ज़ाम का लेवल कुछ और, आपकी तैयारी का लेवल कुछ और हो, तो दोनों में डिफरेंस आ सकता है। तो वो लेवल का मतलब एक स्टैंडर्ड सेट है कि आप उसके बराबर हो या नहीं। चल, तो इसमें पहला पॉइंट मेंशन करते हैं, फिर डायग्राम से भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, चल, तो दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट, लेवल सरफेस में निकल के आता है। लेवल सरफेस इज अ कर्व सरफेस। ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेट नहीं होता, एग्जाम में बना के दे देगा। लेवल सरफेस इज अ कर्व्ड सरफेस, curved surface. Level surface is a curved surface parallel to the earth surface, parallel to the earth surface. ठीक है, तो लेवल सरफेस इज अ कर्व्ड सरफेस पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। जो अर्थ का सरफेस होगा उसी के पैरेलल कोई सरफेस बनेगा, दैट इज कॉल्ड लेवल सरफेस। ठीक है, एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी a level surface with respect to earth surface, जो अर्थ का सरफेस होगा
उसके रिस्पेक्ट में ही आप बताओगे क्या, लेवल सरफेस। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं, आपको सीधे ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे, तो इनको अच्छे से लिखो, अच्छे से ध्यान से पढ़ो। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी। एवरी पॉइंट ऑन इट, एवरी पॉइंट ऑन इट, एवरी पॉइंट ऑन इट, एवरी पॉइंट ऑन इट इज इक्वी डिस्टेंस, समान डिस्टेंस पे रहते हैं, इक्वी डिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब जो भी लेवल सरफेस पे पॉइंट होगा वो अर्थ के सरफेस से, अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो सारे के सारे पॉइंट एक ही दूरी पे लाई करेंगे। अभी डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलो, एवरी एलिमेंट ऑफ लेवल सरफेस इज परपेंडिकुलर। दूसरा पॉइंट जो निकल के आएगा, तीसरा, एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑन लेवल सरफेस, on level surface, on level surface is perpendicular, is perpendicular, ध्यान से सुनिएगा, एवरी एलिमेंट ऑन लेवल सरफेस, कोई भी एलिमेंट है ऑन लेवल सरफेस के ऊपर, इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्लम, that is plumb bob, plumb line, that is perpendicular to plumb line, plumb line, ठीक है। प्लम्ब लाइन कुछ भी नहीं होता है। प्लम्ब लाइन क्या होती है मैं बता देता हूँ। प्लम्ब लाइन का मतलब होता है थ्रेड ऑफ लाइन, दैट इज थ्रेड ऑफ प्लम्ब ऑफ, दैट इज प्लम्ब लाइन का मतलब है, अभी बताता हूँ, गांव में भी यूज किया होगा, थ्रेड ऑफ प्लम्ब ऑफ, प्लम्ब बॉब, थ्रेड ऑफ प्लम्ब बॉब, ठीक है। तो प्लम्ब बॉब की जो थ्रेड होती है, जो डोरी बंधी होती है प्लम्ब बॉब में, उसी को बोला जाता है प्लम्ब लाइन, ठीक है। चलो, एट दैट पॉइंट एवरी एलिमेंट ऑन लेवल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू प्लम्ब लाइन एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे अर्थ का कर्वेचर को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज दैट कि अर्थ का जो सरफेस है, पूरा सरफेस नहीं बना रहा हूँ, अर्थ का कुछ पार्ट दिखा रहा हूँ। सपोज दैट ये अर्थ का पार्ट है, पूरा बनाऊंगा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ये ऊपर वाला पार्ट मैंने बना दिया। सपोज मान लो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। अर्थ का जो सेंटर है, जो सपोज दैट यहाँ पे है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक। ये इसकी लाइन है, इसको ज्वाइन करो, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िएगा, जो भी बताया उसी को समझिएगा। अब देखो, हमने जो हमारा सर्वे का काम चल रहा है ना, तो हम इसको जो इस अर्थ के शेप को मानेंगे स्पेरिकल इन नेचर। कैसा माना था, आपने पहले भी लिखा था, अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एज स्पेरिकल इन नेचर। तो अर्थ का क्या है, स्पेरिकल इन नेचर है, उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर हम जियोइड या ओवल मानेंगे तो ये काम ना चल पाएगा, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो, जो भी डिफिनेशन उसी हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। अ लेवल सरफेस इज अ कर्व्ड सरफेस पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। ये अर्थ का सरफेस है, दिस इज द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस है तो मैं थोड़ा सा इसका जो है ना, अर्थ सरफेस है तो इसके ग्राउंड को मेंशन कर देता हूँ, दैट इज़ ये अर्थ सरफेस है, दैट इज़ ये अर्थ सरफेस है। ये ग्राउंड का कुछ ना कुछ दिखा दिया मैंने, ये ग्राउंड मान लीजिए। फिर पढ़ो अच्छे से डिफिनीशन, दैट इज़ लेवल सरफेस इज कर्व्ड सरफेस। वो एक कर्व है, ध्यान दीजिएगा। लेवल सरफेस जो है वो कर्व सरफेस होगा, क्यों? क्योंकि पैरेलल टू ईच अर्थ सरफेस है। अर्थ का सरफेस कौन सा है, दिस इज अर्थ सरफेस। ये अर्थ का क्या है, सरफेस है, जो सरफेस पे बात करते हैं, ठीक है। जो क्रस्ट होता है, ऊपरी परत जो सॉइल की होती है, दैट इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट या आपका अर्थ सरफेस होता है। इसी के पैरेलल जो लाइन आएगी,
सपोज दैट ये लाइन इसी के पैरेलल, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड आपका लेवल सरफेस, दैट इज कॉल्ड लेवल सरफेस, लेवल सरफेस इसको बोला जाता है लेवल सरफेस। तो पैरेलल होना चाहिए और अर्थ के सेंटर से इसके पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट तक की यहाँ की डिस्टेंस दोनों बराबर, ये है रेडियस ऑफ, दैट इज आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, अब आगे पॉइंट पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सरफेस एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी अ लेवल सरफेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, लेवल सरफेस जो भी माना जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के सरफेस से, ठीक है, ओके। किसके रिस्पेक्ट में बताया गया कि ये लेवल में होगा, किसके, इसके रिस्पेक्ट में बताया गया, जो भी आपका अर्थ सरफेस है उसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं लेवल सरफेस को, ठीक है, कि वो भैया लेवल में है या नहीं। फिर एवरी पॉइंट ऑन इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अगर मैं बात कर लूँ थोड़ा सा डायग्राम में, कुछ भी पॉइंट की बात करते हैं, सपोज दैट कि मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, सपोज दैट ये पॉइंट की बात कर लेता हूँ, इसको इससे मिला दूँ। हर बार ये ऐसा नहीं कि मिल जाएगा पॉइंट, मैं ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं ये r1 होगा, यहाँ तक की r मानी है। फिर यहाँ से अगर आप देखोगे इस पॉइंट को अगर कंसीडर करेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा चला गया इधर, इसको थोड़ा सा इधर प्रोजेक्ट करो, तो ये भी डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, दैट इज r1। ऐसे आप इधर भी मानोगे, सारी डिस्टेंस बराबर। तो वही पॉइंट लिखा है कि अर्थ के सेंटर से आपकी जो ये एवरी पॉइंट होगा कहाँ पे लाई करेगा, एवरी पॉइंट 8 का मतलब है लेवल सरफेस, ब्रैकेट में लिख दो लेवल सरफेस, एवरी पॉइंट 8 का मतलब है लेवल सरफेस पे वो इक्वी डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो अगर लेवल में होगा तभी जा करके ये इक्वी डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। हो सकता है बनाने में मेरा शेप जो है थोड़ा बहुत यहाँ कम हो गया हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मैंने एक सामान बनाया, वो बनाते समय ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इस पर, एक लेवल सरफेस के नेक्स्ट पॉइंट जो भी बोला है उसको पढ़ो। एवरी एलिमेंट ऑन द लेवल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू प्लम बॉब लाइन एट दैट पॉइंट। कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पे एट दैट पॉइंट का मतलब है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है खींचते हैं, दैट इज ये एक लाइन है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको टच कराते हुए एक टेंजेंट लाइन खींची, जो अर्थ का कर्वेचर था उस पर एक मैंने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दिया, दैट इज टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट इज कॉल्ड HP, शॉर्ट में लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन, जगह कम है। टेंजेंट टू द अर्थ सरफेस, HP को मैं लिख देता हूँ टेंजेंट टू अर्थ सरफेस। टेंजेंट तो है, स्पर्श रेखा एक आपने खींच दी, टेंजेंट टू अर्थ सरफेस। अब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी, दैट इज ये जो लाइन आप खींच रहे हो, दैट इज लाइन, ठीक है, दैट इज लाइन, इसको बोला जाता है प्लम्ब लाइन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो भी आपने खींचा उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑन द लेवल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू प्लम्ब लाइन। हर एक एलिमेंट कहीं पे भी ले लो, आप यहाँ पे ले लो, यहाँ से जो लाइन आएगी वो भी आपकी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो दैट इज अ परपेंडिकुलर टू प्लम्ब लाइन। तो प्लम्ब लाइन क्या लाइन होती है उसको देखते हैं अभी, ठीक है। तो दैट इज प्लम्ब लाइन। ये पॉइंट आपका अगर देखोगे, दैट इज ये एंगल जो बनेगा दैट इज 90 डिग्री, ठीक है, दैट इज पॉइंट। तो ये आपका एट दिस पॉइंट है, दैट इज एट दिस पॉइंट, या दैट पॉइंट, ये पॉइंट है। तो अगर प्लम्ब बॉब आपने देखा होगा, प्लम्ब बॉब लाइन का मतलब है दिस इज द प्लम्ब बॉब लाइन, दैट इज प्लम्ब बॉब प्लम्ब लाइन, ठीक है। तो प्लम्ब लाइन जो आपकी कहलाएगी ये। अब गांव में देखा होगा जब काम चलता है, जो वर्क होता है, जो मशीनरी वर्क होता है, तो आपने क्या देखा था कि इसको क्या बोला जाता है। जैसे आपको प्लम्ब बॉब लाइन का मतलब है, जैसे आपने थ्रेड बंधी होती है, जैसे आपको मैं समझाऊँ, यहीं पे समझा रहा हूँ। ये एक थ्रेड होती है, डोरी जिसको बोलते हो, इस डोरी से यहाँ पे कुछ कनेक्शन होता है, दैट इज़ कुछ इस तरीके से बना होता है। इसको हिंदी में साहुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साहुल। साहुल की मदद से मिस्त्री क्या करता है कि परपेंडिकुलर दीवार आपकी सीधी जा रही है कि नहीं जा रही है, उसको साहुल बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं प्लम्ब लाइन, दैट इज़ प्लम्ब लाइन, ठीक है। कुछ इस तरीके से बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लम्ब बॉब। यहाँ पे एक हुक बना होता है जिससे डोरी बंधी होती है,
इसको रस्सी से कहीं से लटका देते हैं, दीवार के पास लटका दिया कि मेरा बोर्ड जो है ना, ये आपका जब दीवार बनाई जाती है ना, तो हर थोड़ी देर के बाद वो चेक करता रहता है कि वाल आपकी परपेंडिकुलर जा रही कि नहीं जा रही। तो वो किससे चेक किया जाता है? प्लम बाब की सहायता से। तो इसको प्लम बाब को इसको बोला जाता है, दैट इज़ ये जो प्लम बाब है दैट इज़ प्लम बॉब, इसको बोला जाता है प्लम बॉब। लट्टू बोल सकते हो प्लम बाब, साहुल बोल सकते हो, गांव की भाषा में मिस्त्री तो इसको साहुल बोलते हैं, ठीक है, शाहुल क्या बोलते हैं, साहुल, ठीक है। प्लम बाब बोल दो, लट्टू बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो इससे आपका परपेंडिकुलर मेजर होता है, तो वहीं से निकल के आया प्लम बॉब। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, रेडियस आर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये भी क्लियर हो गया। लेवल सरफेस, ठीक है। तो कहीं पे भी आप खींचोगे तो यहाँ पे एंगल जो है आप टेंजेंट यहाँ पे भी बनाओगे तो यहाँ पे भी एंगल कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री, क्लियर, क्योंकि एक दूसरे से पैरेलल है। जितना एंगल वहाँ पे सबटेंड होगा उतना आपका अर्थ सरफेस पे होगा, वही एंगल कहाँ पे होगा, वहाँ पे भी होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो प्लम्ब लाइन जो होती है वो आपके इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कहीं पे भी खींच लो, आप यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे उससे मिलाओगे तब भी ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो आप कहीं पे भी खींच लोगे वहाँ पे आप सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। नेक्स्ट बात डील करते हैं, फॉर प्लेन सर्विंग अ लेवल सरफेस एट एनी पॉइंट इज एज्यूम टू बी प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर टू प्लम्ब बॉब लाइन एट दैट पॉइंट। ये तो पॉइंट हमने लिख लिया है, तो इसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में बात करते हैं। तो पहले इसको आप लिख लो, या इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, फॉर प्लेन सर्वेइंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी पॉइंट हो आपका दैट इज़ तीसरा हो गया ना, चौथा लिख लो, फॉर प्लेन सर्विंग। किसकी बात कर रहा हूँ, प्लेन सर्विंग का मतलब है अर्थ के जो स्पेरिकल शेप को है, जियोइड को जब डिस्टेंस हमारा छोटा सर्वे होता है तो उसे प्लेन सर्विंग बोलते हैं। जब डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं करनी होती है, कम डिस्टेंस कवर करनी होती है तो उसे प्लेन सर्वे बोला जाता है। और डिस्टेंस मान ले बहुत बड़ा सर्वे है तो उसमें अर्थ का कर्वेचर भी आ जाता है, तो ऐसे सर्वे को हम लोग जो बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। आगे आगे आएगा, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर प्लेन सर्वे, फॉर प्लेन सर्वेइंग, फॉर प्लेन सर्वेइंग a level surface, a level surface, a level surface at any point, at any point, at any point is assumed to be, is assumed to be, assumed to be a plane surface, assumed to be a plane surface, plane surface perpendicular to, perpendicular to, perpendicular to plumb bob line, plumb line, perpendicular to plumb line, ठीक है, plumb line at that point, at that point। ये तभी ट्रू हो पाएगा जब प्लेन सर्वे होगा। अगर आप यहाँ पे जियोडेटिक सर्वे की बात करोगे तो जियोडेटिक सर्वे में एक्चुअली जो है लेवल सरफेस आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे अर्थ का कर्वेचर ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट मैंने बोला कि हमारा प्लेन सर्वे के केस में जो लेवल सरफेस होगा, ये लेवल सरफेस है, वो एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट मतलब ये पॉइंट मान लेते हैं कि इस एनी पॉइंट इज एज्यूम टू बी अ प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर टू, ये एक प्लेन सरफेस होगा यहाँ पे और परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लम्ब लाइन के, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे निकल के आ जाती है, ठीक। चलो पहले इसको नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बना के दे देगा, पैरेलल परपेंडिकुलर जो भी बोलना होगा वो बोल देगा। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि मेरे को और सारी चीज़ें बतानी है। देखो आपका जो डेफिनेशन था वो मैंने क्लियर कर दिया, जो क्लियर पॉइंट थे वो लिखा दिए। अब जो हमको यहाँ पे डील करना है इसके और बेसिक टर्मिनोलॉजी, मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, हमें यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करना, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होंगे उसके बारे में बात करनी है। चल
नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन? डायग्राम में तो मेंशन है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन वो प्लेन होता है जो कि टेंजेंट होता है किसके? लेवल सरफेस के। ठीक है, तो जो भी डिफिनेशन हो, दिस इज तीसरे नंबर की डिफिनेशन है हॉरिजॉन्टल। ये सारी चीज़ें यूज होंगी, इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ, आगे चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में यूज होंगी, तो अभी जान जाओगे तो बेटर समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एट पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ पॉइंट, डायग्राम में देख सकते हो, एट अ पॉइंट इज टेंजेंट या टेंजेंशियल प्लेन इज अ टेंजेंशियल प्लेन। ये क्या है? टेंजेंशियल प्लेन है। ठीक है, टू अर्थ सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लम्ब लाइन, परपेंडिकुलर टू द प्लम्ब लाइन। देख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इट इज़ टेंजेंशियल टू अर्थ सरफेस है, और देख सकते हो जो प्लम्ब लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। तो डायग्राम अगर आपको क्लियर है ना, तो फिर आपको डिफिनीशन लिखने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लिखने को तो आना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना है, तो डायग्राम अपने दिमाग में बैठा के रखो ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब सबसे आगे की बात करते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ ग्रेट सर्किल, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, या कुछ और बातें कर लेते हैं, लेवल लाइन क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ वन इज़ लेवल लाइन। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। नाम में लिखा है लेवल लाइन। ठीक है, तो इसके मतलब ये हो जाता है एनी पोर्शन ऑफ लाइन, एनी पोर्शन, अभी बेसिक चल रहा है, जितना बेसिक मजबूत होगा उतना ज़्यादा सर्वे में मज़ा आएगा आपको। ठीक है, एनी पोर्शन ऑफ द लाइन, लाइन का मतलब उसके ऊपर लाई करना, ठीक है, लाइन का मतलब उसके ऊपर सिचुएटेड है। लाइंग ऑन द ग्रेट सर्किल, अभी ग्रेट सर्किल क्या होता है अभी बताता हूँ। ऑन द ग्रेट सर्किल क्या होता है बताता हूँ। ग्रेट सर्किल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड a level line, ठीक है। चल, a level line may be also be defined as a level line may also be defined as a line lying on the level surface and normal to प्लम्ब लाइन, नॉर्मल टू प्लम्ब लाइन, ठीक है, नॉर्मल टू प्लम्ब लाइन। तो आप देख सकते हो क्या कि दो डिफिनेशन उसने बताई। जो सबसे बेसिक डिफिनेशन ये बताई कि लेवल लाइन का मतलब एनी पोर्शन ऑफ द लाइन लाइंग ऑन द ग्रेट सर्किल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लेवल लाइन। अब ये ग्रेट सर्किल क्या होता है अभी बताता हूँ। देखिए, ग्रेट सर्किल वो सर्किल होता है, ऐसा सर्किल जो अर्थ के सेंटर से पास करे, दैट इज कॉल्ड ग्रेट सर्किल, ठीक है। ऐसा सर्किल जो बड़ा से बड़ा सर्किल निकल के आएगा। इसका नाम क्यों पड़ा ग्रेट नाम में लिखा है, ग्रेट का मतलब बड़ा वाला सर्किल। जैसे सपोज दैट कि आपको तरबूज कट करना है, वाटरमेलन, उसको बीचों बीच से काटोगे तब एक जाकर के बीचों से बड़ा सा सर्किल निकल के आएगा, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेट सर्किल। वैसे जब भी आप, अभी मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे सपोज दैट ये आपका अर्थ है, मान लेते हैं कुछ देर के अर्थ है, इसका सेंटर आपको पता है, मान लेते हैं ये सेंटर है, ठीक। तो इसके सेंटर से चाहे आप इसको यहाँ से कट कर दो, आधे पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक। दूसरा आप यहाँ से डिवाइड कर दो, इसके सेंटर से, इसका यहाँ से डिवाइड कर दो,
इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, तो 2 पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है ना बड़े सर्किल में, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रेट सर्किल। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, तो वही कहते हैं ग्रेट सर्किल को, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रेट सर्किल। तो वही कह रहा है कि एनी पोर्शन ऑफ द लाइन, कोई भी पोर्शन है, जैसे इसको कट करने के बाद में ये लाइन आपकी ये लाइन हो जाएगी, यहाँ पे एक लाइन मिल गई आपकी, ठीक है। तो बोल रहा है कि एनी पोर्शन ऑफ द लाइन लाइंग ऑन द ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल के पे लाई करेगा, जैसे ये हो गया, ये आपको कट किया आपने, तो इसके ऊपर लाई करेगा, ये भी आपका एक हो सकता है लेवल लाइन का पॉइंट हो सकता है, इट्स कॉल्ड लेवल लाइन। दूसरी डिफिनेशन बड़ी आसान है, उसको और आसानी से समझा जा सकता है कि एक लेवल लाइन में आल्सो बी डिफाइंड एज द लाइन लाइंग ऑन द लेवल सरफेस एनी नॉर्मल टू द प्लम लाइन। तो इस डायग्राम में देख सकते हो, उसको लेवल लाइन इसको बोलोगे, जो भी पॉइंट इसके ऊपर लाइन करेगा, लाई करेगा, यहाँ पे पॉइंट जो लाइन करेंगे इसको बोलते हैं लेवल लाइन, ठीक है। तो जो भी पॉइंट आपके लाई करें किसके ऊपर, जो भी आपका सर्थ सरफेस है, लेवल सरफेस है, तो लेवल सरफेस पे जो पॉइंट लाई करते हैं उसे बोला जाता है लेवल लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लम लाइन। देख सकते हो ये जो पॉइंट्स हैं ये किसके नॉर्मल हैं, प्लम लाइन के नॉर्मल है, तो इसको ये भी बोला जा सकता है। ये डिफिनेशन ज़्यादा आसान है समझने के लिए, ठीक है, तो इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नाम में लिखा है लेवल लाइन, लेवल दो समान लेवल को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलोगे, लेवल लाइन। और ये लाइन कहाँ पाई जा सकती है, या तो ग्रेट सर्किल पे पाई जा सकती है या तो आपके लेवल सरफेस पे पाई जा सकती है। तो सिंपल तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट है दैट इज प्लम बॉब लाइन, दैट इज प्लम बॉब लाइन, प्लम बॉब लाइन, प्लम बॉब लाइन, इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। द प्लम बॉब लाइन, द प्लम लाइन, द प्लम लाइन, द प्लम लाइन इज अ लाइन, is a line, plumb is a line that is always perpendicular, ये ब्रैकेट में ऐसा सिंबल भी बनाया जाता है, परपेंडिकुलर का सिंबल यही होता है ना, that is perpendicular to the meridian, टू द मेरिडियन, मेरिडियंस क्या होता है अभी बताता हूँ, टू द मेरिडियंस या टू द ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल भी लिख सकते हो, ग्रेट सर्किल, ठीक है, ग्रेट सर्किल, ओके, या लेवल लाइन, कुछ भी नाम दे दो, कई सारे नाम इसके हैं, या तो मेरिडियन के, या तो ग्रेट सर्किल के, या लेवल लाइन के, ठीक है। दूसरा पॉइंट है if we consider the mean sea level, if we consider the mean sea level, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है MSL, इसका बहुत यूज होने वाला है MSL, ठीक है। मीन सी लेवल ऑफ surface of earth as spherical, अगर आप स्पेरिकल मान के चलते हो, स्पेरिकल, these plumb bob lines, these plumb bob line कन्वर्ज का मतलब एक ही पॉइंट पे जाकर के मिलेंगी, जो प्लम बॉब लाइंस है ना वो एक ही पॉइंट पे जाकर के मिलेंगी, दैट इज प्लम बॉब लाइंस कन्वर्जेस कहाँ पे, अर्थ के सेंटर पे, कन्वर्ज एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये तभी करेगा जब वी कंसीडर द मीन सी लेवल, एक समान आपका मीन सी लेवल मानते हो, मीन सी लेवल में मान के चलते पानी का लेवल समान होता है, ठीक है। इस वजह से एक्चुअली में जब कभी टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है, तब नहीं होता ऐसा है, ठीक है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि पानी का जो लेवल होता है उसके रिस्पेक्ट में ऑफ द सरफेस इज स्पेरिकल मान के चलते हैं, दिस प्लम लाइन कन्वर्ज एट द सेंटर ऑफ दिस। तो आप देख सकते हो कि सारे पॉइंट अगर मैं प्लम लाइन यहाँ पे खींचूँ, ये प्लम लाइन होगी, ये भी अर्थ से पास करेगी, ये भी पास करेगी, लेकिन ये तभी पास करेगी जब अर्थ का सरफेस आपने स्पेरिकल माना है।
ठीक है, तो इसी को पॉइंट को यहाँ पे मैं दिख रहा था। अब यहाँ पे कुछ टर्म आए हैं, उनको देख लेता हूँ। जैसे आपका एक टर्म आया मेरिडियन, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहले आप इसको राइट डाउन करें, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। दूसरी बात है, इसको थोड़ा सा मैं रफ करके यहीं पे डायग्राम समझा देता हूँ इसी के बारे में। देखो, इस डायग्राम को रफ कर रहा हूँ और यहीं पे छोटा सा डायग्राम बना दूंगा। इस चीज़ को तो मैं समझा ही चुका हूँ, तो इसको रफ कर देता हूँ। ध्यान रखने वाली बात है कि हर केस में ये जो प्लम बार लाइन है ना, सेंटर ऑफ अर्थ से पास नहीं करेगी। कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिस केस में वो इधर उधर से पास कर सकती है, ठीक है। तो सपोज दैट कि आप समझते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से। देखो, ये हो रहा है डायग्राम आपके सामने, ये है आपका, दैट इज सपोज दैट ये है आपका इक्वेटर। क्या है आपका इक्वेटर? दैट इज, इसको बोलोगे आप इक्वेटर, ठीक है, दैट इज इक्वेटर। ये इक्वेटर है जिसको हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। जो भूमि को, जो लैंड को, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसे भूमध्य बोला जाता है। विषुवत रेखा बहुत अच्छा सुना होगा, अमेजन के जंगल के क्षेत्र का आसपास का क्षेत्र जिसे भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। कई सारे देशों से पास करती है, साउथ अमेरिका से भी, अफ्रीका से भी पास करती है, एशिया से भी पास करती है, ठीक है। इक्वेटर में बारिश बहुत होती है, तुरंत हीट जनरेट होती है, तुरंत बारिश हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी में बन जाते हैं, ठीक है। इक्वेटर पे काफ़ी गर्म होता है। चल, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है दैट इज़ पोल, ठीक है। तो अगर अर्थ का सरफेस थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए था मुझे, दैट इज पोल, दिस इज द पोल, ठीक। हो सकता है कि आपका जो अर्थ यहाँ पे जो भी आपने प्लम लाइन खींचा, यहाँ पे दिस इज द प्लम लाइन, हो सकता है कि वो जो है अर्थ के सेंटर से मैच भी कर जाए। ये तभी मैच करेगी जब आपका प्लेन होगा, स्फेरिकल मान के करोगे। और हो सकता है कि आपका अर्थ का ये तो आपने जो माना, ये जो जा रहा है इससे, ये एज्यूम है, ये कैसा है, एज्यूम है। लेकिन कल को अर्थ का हो सकता है कहीं पे मास कम ज़्यादा हो सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण इसकी जो लाइन है हो सकता है एग्जैक्ट यहाँ से पास ना करे, थोड़ा बहुत इधर उधर से पास कर सकती है, इधर से, ठीक है। तो दो लाइन यहाँ पे मैंने बना दी, दैट इज़ नॉर्मल, ये टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, आपने इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। चल, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो है आप एज्यूम करके मानते हो ये लाइन जो पास कर जाती है सेंटर से है, बट एक्चुअल में ये होती है, एक्चुअल प्लम बार लाइन है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हर केस में ये पास नहीं करती है। हम लोग इसको स्पेरिकल मान के सॉल्व करते हैं, बट हो सकता है अर्थ का शेप तो मैंने बताया था ना, कहीं पे ऐसे है, कहीं पे ऐसे है, तब जाके अर्थ बनी ना। तो इसका मास कहीं पे और है, कुछ तरीके से लाई करेगा, तब ये यहाँ से पास नहीं कर पाएगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है अलग आ जाता है। कैसे, जैसे आपने वेट के कंपोनेंट को कैसे डिनोट करते थे, जैसे कोई बॉडी इंक्लाइंड होती थी, सपोज दैट, तो आपने नहीं देखा था, जैसे ये मास है, तो देखो ये परपेंडिकुलर आता था, इसके कंपोनेंट लेते थे, वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा, उसके कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है। अगर यही बॉडी मान लिया कि आपकी ऐसे होती, हॉरिजॉन्टल रखी होती, तो इसका वेट एकदम नॉर्मल से नहीं पास हो जाता। तो अगर वेट आपका ऐसा होता तब तो यहाँ से पास हो जाता, बट एक्चुअली में ऐसा है ही नहीं अर्थ का शेप, तो आपका थोड़ा इधर उधर से पास कर सकता है। तो ऑलवेज तभी पास करेगा, यहाँ पे जो मैंने लिखा था, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मेरिडियंस ग्रेट सर्किल, ठीक है। तो प्लम लाइन इज ऑलवेज, ये तभी हो सकता है जब आप उसको स्पेरिकल के मान के चलोगे। एनी पोर्शन, ये सारी बातें मैंने बताई थी, ये तो प्लेन सर्वे के लिए हो गया, तो ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। चल, तो इसको आप बना लीजिए। तो आपसे एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टेटमेंट बना के बोल देगा कि एक्चुअल में कहाँ से पास करता है, तो एक्चुअल में जो है आपका सेंटर से नहीं पास करता है, और एज्यूम में हम लोग मान के चलते हैं कि जो प्लम बार लाइन है उसके अर्थ के कहाँ से पास करते हैं, सेंटर से पास करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपके यहाँ पे हो जाती हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर कुछ बेसिक डेफिनेशन और बताते हैं। नेक्स्ट पार्ट डील करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट डिफिनीशन निकल के आती है मेरिडियन की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द मीन बाय द मेरिडियन एंड लैटिट्यूड, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
एक बार डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी उसके बाद में हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे मेरिडियन क्या होता है। इसको दूसरी भाषा में लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, और एक को देशांतर हिंदी में बोलते हैं, एक को अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड को अक्षांश बोलते हैं और देशांतर को जो है लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों पढ़ना पड़ता है पता है, जब सर्वेइंग किया जाता है ना तो किसी भी कंट्री का लोकेशन बताना होता है कि ये इतने लैटिट्यूड पे है, ये इतने लॉन्गिट्यूड के ऊपर है, तो आपको मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड और आपको लैटिट्यूड पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप किसी भी कंट्री का टाइम नहीं सही से बता सकते, उसकी लोकेशन नहीं बता सकते। तो हर कंट्री का लैटिट्यूड है, हर कंट्री का लॉन्गिट्यूड है, सबके बारे में जानकारी हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सर्वे में मेरिडियन का भी काम लगने वाला है, इसलिए अभी से ही थोड़ा सा अपनी भूमिका बना के चलते हैं तो बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा जो निकल के आता है वो निकल के आता है दैट इज़, सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ द लैटिट्यूड, ठीक है। या पहले बात कर लेते हैं, मेरिडियन टर्म आया था ना, तो पहले मेरिडियन की बात करते हैं। मेरिडियन या दूसरे भाषा में इसको लॉन्गिट्यूड या इसको मेरिडियन है ना देशांतर बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया का आपको पता होगा लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, चलो बात करते हैं। जैसे गुजरात से लेकर के आप अगर जाओगे वो अरुणाचल प्रदेश तक, तो उसका कुछ ना कुछ आपका लॉन्गिट्यूड है, तो वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इट इज़ अ लाइन डिफाइंड बाई, पहला पॉइंट है, इट इज़ अ लाइन डिफाइंड बाई, लाइन डिफाइंड बाई, इट इज़ अ लाइन डिफाइंड बाई intersection of an imaginary plane, intersection of an imaginary plane, intersection of imaginary plane, ठीक है। imaginary plane का intersection होता है passing through the poles, passing through the poles, कहाँ से पास करना चाहिए, पोल से पास करना जरूरी है, ठीक है। एंड एनी पॉइंट ऑन द अर्थ लेवल सरफेस, एंड एनी पॉइंट ऑन द अर्थ लेवल्स या अर्थ लेवल सरफेस, ठीक है। अर्थ का जो लेवल सरफेस है उस पे लाई करना चाहिए, ठीक है। तो एंड एनी पॉइंट ऑन द अर्थ लेवल सरफेस, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, दैट इज़, इससे क्या होता है, दैट इज़, देखो ग्राफिकली समझते हैं तो बेटर समझ में आएगा। ये है अर्थ का, ये बना दिया मैंने से, देखो ये क्या है, नॉर्थ पोल है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, साउथ पोल, बीच से इक्वेटर है, स्पेरिकल मान के चल रहे हैं तभी तो सॉल्व कर पाओगे, दैट इज़ स्पेरिकल। ये इक्वेटर है, दैट इज़ इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, क्लियर। चलो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। देखिए मेरिडियन हमको टाइम बताते हैं, किसी भी कंट्री का प्राइम मेरिडियन नाम सुना होगा, जो लाइन ग्रीनविच से पास होती है, लंदन में एक प्लेस है, वहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होती है, उसके रिस्पेक्ट में ईस्ट जाते हैं, वेस्ट जाते हैं, उसको 0 डिग्री मान के हम टाइम बताते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है दैट इज़ प्राइम मेरिडियन। तो ये जो लाइनें आप देखोगे, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करते हैं, इट इज़ अ लाइन डिफाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ एन इमेजिनरी प्लेन। ये एक इमेजिनरी प्लेन है, ये कोई लाइन्स नहीं है, आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे अर्थ के ऊपर, ठीक है। जैसे इलाहाबाद से पास हुई है, जो मिर्ज़ापुर से पास हुई है, नैनी जेल से आसपास से, तो वो भी एक आपका इंडिया का टाइम बताता है, 82 से 1/2, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ज्योग्राफी में भी है, तो वो मेरिडियन बताता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ इस तरीके से पास होते हैं, सारे नहीं बना रहा हूँ, ऐसे करके, दिस इज मेरिडियन, दिस इज कॉल्ड मेरिडियन, ठीक है।
मेरिडियन बोल दो या इनको आर करके लॉन्गिट्यूड बोल दो, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूड। तो इनका क्या है ना कि ये पोल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो भी बता दिया, ठीक है। अब देख लो ये क्या कह रहा है, एंड एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, ये कह रहा है पासिंग थ्रू द पोल्स, पोल से तो पास ही कर रहे हैं, और एंड एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस लेवल, जो अर्थ का जो लेवल है वहाँ पे ये मिलेंगे भी आपको। तो अर्थ के ऊपर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये अर्थ के ऊपर ही तो है एक तरीके से, उसकी पेरीफेरी पे तो है, ठीक है। एक सर्किल मान लो, सर्किल के चारों ओर अगर पॉइंट देखोगे तो ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, 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 तो चारों ओर ज्वाइन कर सकते हो। तो एक्चुअली में इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो इसके साइड से आप बनाते चले जाओगे, लगभग 180 के आसपास पहुंच जाओगे, तो मेरिडियन आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। तो लगभग आपका निकल के आता है 180 के आसपास निकल के आता है, तो उसको देखते हैं। अब बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, जो अपना टॉपिक आएगा मेरिडियन, वहाँ पे जब कंपास सर्विंग पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस जानने के लिए बस ये समझ लेते हैं मेरिडियन है क्या। मेरिडियन से हम किसी भी देश का टाइम वाइम बताते हैं कि भैया इलाहाबाद का टाइम है कितना, अब लंदन का टाइम 0 से मान के स्टार्ट करते हैं, वहाँ से इंडिया का टाइम कितना हुआ है, तो इंडिया का टाइम जो है 5.5 घंटे ज़्यादा है, ठीक है। ईस्ट साइड में इंडिया पड़ता है ग्रीनविच से, इसलिए 5.5 घंटे आगे का टाइम रहता है, ठीक है। वैसे ही अगर बात करोगे पीछे चले जाओगे, पाकिस्तान का टाइम इंडिया से कुछ कम होगा। वैसे भी इंडिया में इलाहाबाद इसलिए माना गया 20 से पास कराया, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इंडिया में बीचों बीच से मान लिया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूड है और जो गुजरात का लॉन्गिट्यूड है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, तो टाइम में काफ़ी गैपिंग आ जाता है, इसलिए बीचों बीच से मान लिया है, इसलिए समझ में आ जाता है। रूस में तो 15 से 16 टाइम जोन है कम से कम, वहाँ पे तो बहुत बड़ा एरिया है ना, तो वहाँ पे 15 से 16 टाइम जोन बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलो, तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़, तो ये क्या होता है पता है, ये आपका 180 तक जाता है, इधर से जाओगे तो फिर दोबारा पीछे साइड में 180 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल 360 होता है डिग्री है, तो इधर से जब जाओगे ना तो इस साइड से जब बनाना शुरू करोगे, ये सर्किल को बीच से कट कर दो, तो एक खींचोगे, दूसरा खींचोगे, उधर से पीछे साइड में जब जाओगे ना तो लगभग 180 आपके ये बन के निकल के आते हैं, ठीक है। तो मेरिडियन कितने हो जाते हैं 180 इस साइड से बन के आते हैं, 180 इधर से बन के आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज़, ये तो डिफिनीशन क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। ये सारी बेसिक डिफिनीशन अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। दैट इज़ लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड्स, या इसको दूसरा कहते हैं हिंदी में अक्षांश। अब हिंदी सही नहीं है मेरी, अक्षांश, अक्षांश, ठीक है, इसको बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश कुछ भी नहीं होता है, दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस होती है। क्या होती है? दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। तो यहाँ पे बात करते हैं, इट इज़ द एंगल, इट इज़ द एंगल subtended, it is the angle subtended at the center of the earth, at the center of the earth, center of the earth, by point on the earth surface, on the earth surface, on the point on the earth surface, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे, टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल, टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है। चल, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब इसको डायग्राम से समझना है तब समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। सपोज दैट कि आपके पास ये, आपने इसको अर्थ बना दिया, ठीक है, ये अर्थ है, इसको बीचों बीच से आपने जो पास कराया दैट इज़ इक्वेटर, दिस इज़ द इक्वेटर, ठीक है, दिस इज़ द इक्वेटर। और यहाँ से अगर आपको जो डिस्टेंस निकालनी है, सपोज दैट इससे एक सर्किल पास करा रहे हैं, इक्वेटर पे एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, इक्वेटर पे एक सर्किल बनाते हैं, वो सर्किल कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, थोड़ा सा
यहाँ से बन नहीं पाएगा, थोड़ा सा शेप इसके पीछे से जाएगा, या ऐसे समझने में ऐसे समझ लो कि जैसे ये आपका सेंटर से कोई लाइन पास हुई है और इसके चारों ओर एक सेंटर से, मतलब इसका कहीं पे बीच में सेंटर होगा अर्थ का, उस सेंटर के आसपास एक सर्किल मान लो, ठीक। तो ये जो बताता है दैट इज़ आपको सपोज दैट कि इसका जो सर्किल है ये बन नहीं पा रहा है, थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा है मेरे लिए यहाँ पे, कोई बात नहीं मैं बना देता हूँ। ऐसे करके ये बन के चला आता है, ठीक है, ऐसे समझ लो थोड़ा सा, दैट इज़ ऐसे करके जो है ना इस पर एक सर्किल बन के आता है, ऐसे करके, ठीक है, एक सर्किल बन के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या है कि सपोज दैट किसी पॉइंट की लोकेशन चाहिए, तो इस सर्किल से सपोज दैट कि आपकी जो इक्वेटर से पास किया हुआ ये सर्किल है, यहाँ से जो डिस्टेंस एनी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ, ये सेंटर है अर्थ का, ये दिस इज द सेंटर, ठीक। एनी एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है। अगर आप किसी भी कंट्री का आपको लैटिट्यूड चाहिए, दैट इज लैटिट्यूड चाहिए, तो सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाई पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे कोई भी पॉइंट आपका हो सकता है। सपोज दैट ये आपका पॉइंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितने एंगल पे है, तो ये आपको बताएगा, दैट इज़ सपोज ये θ1 मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट अर्थ के सरफेस पे होगा ना, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका लैटिट्यूड होगा। जैसे इंडिया का लैटिट्यूड आपको बताना, इलाहाबाद का लैटिट्यूड बताना है, ठीक। ऐसे कई सारे पॉइंट लैटिट्यूड अर्थ पे लाई करेंगे, तो इलाहाबाद जैसे बहुत सारे होंगे, या इंडिया का कोई लैटिट्यूड पॉइंट आप कोई दिल्ली ले लेते हो, दिल्ली राजधानी है, उसका जो लैटिट्यूड होगा उसके पैरेलल बहुत सारे लैटिट्यूड और लाई करेंगे, तो वो हो सकता है दूसरी कंट्री में लाई करें, क्योंकि ये सर्किल है ना, अर्थ तो आपका स्पेरिकल है ना। तो मान लिया कि आपका ये कोई सर्किल लैटिट्यूड यहाँ से पास हुआ है, ठीक है, या यहाँ से कोई पास हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे जा करके एक लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल होता है ना, ये सर्कुलर ही तो होता है। तो ये लैटिट्यूड इसका है, किसी दूसरे पॉइंट का भी सेम लैटिट्यूड हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ऐसे ज्वाइन करने वाले कई प्लेस हो जाते हैं, तो ये एंगल आपका सपोज दैट लैटिट्यूड निकल के आता है। सपोज दैट निकल के, आपने देखा होगा लैटिट्यूड को डिग्री में मेंशन करते हैं, डिग्री और मिनट में मेंशन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि लैटिट्यूड को जो मेंशन करते हैं, सपोज दैट एग्जांपल देखा होगा, इंडिया का लैटिट्यूड ऐसे आपको लिखना है, तो आपने देखा होगा कि 8 डिग्री समथिंग से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के जम्मू कश्मीर की तरफ कुछ ना कुछ जाता है, ठीक है, 27 28 जो भी हो, 37 शायद जाता है, तो मुझे याद नहीं है, 37 डिग्री 6 मिनट ऐसे करके होता है। तो ये इंडिया का अपना लैटिट्यूड है, मतलब नीचे जो है ना, नीचे जो आपका पोर्शन है कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, ये आपका लैटिट्यूड होता है। तो किसी भी कंट्री की जानकारी चाहिए तो आपको लैटिट्यूड भी चाहिए, लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, मतलब आपको मेरिडियन भी चाहिए, तभी जा करके। तो ये हमारा सर्वे में काम होता है और इसके बारे में हम लोग जो है सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले आप इसको नोट डाउन करें, ये तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ साथ ही में, दैट इज़ सेकेंड पॉइंट, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ लैटिट्यूड्स रेंजेस फ्रॉम, लैटिट्यूड्स ranges from 0 डिग्री एट इक्वेटर, इक्वेटर पे 0 डिग्री रहता है, एंड 90 डिग्री टू पोल, एंड 90 डिग्री टू द पोल्स, 90 डिग्री टू पोल्स। अब देखो कैसे होता है, एक्चुअली ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो अगर आपको पहुंचना होगा, मान लिया आपको कहीं पे भी लैटिट्यूड बताना है, तो आप क्या करोगे ना, ये तो सर्किल था, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं, जो इक्वेटर पे सर्किल है वहीं से हम लोग जो है एंगुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ऐसा समझ लो कि जैसे कि आपके पास ये सर्किल जो है इक्वेटर से पास हुआ है, तो ये इक्वेटर से पास हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम जो है कहीं पर कोई पॉइंट लोकेट करना है, तो ये इससे पॉइंट को हम लोग इसको ऐसे लोकेट करेंगे, तो कितने एंगल पे है ये इसको हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया, इसको एंगल पे बता दिया। अब ये बात जो जाती है, जैसे आपको यहाँ से जाना है, तो आप मैक्सिमम जो जा सकते हो 90 डिग्री जा सकते हो, कितना जा सकते हो, 90 डिग्री। और आप इधर से भी अगर कोई लाइन बनाना चाहोगे तो इधर से भी कितने पे आ सकते हो, 90 डिग्री पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी जो एंगल आपका आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, कहीं से भी ले सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से कोई इस पॉइंट से आप लोगे तब भी इधर 90 डिग्री आप आ सकते हो, इधर मत दिखाओ नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा।
तो यहाँ से आपका जो मैक्सिमम एंगल जा सकता है इक्वेटर से। अब 3D पिक्चर मेरे पास है नहीं तो आपके पास 3D पिक्चर होती तो और बेटर क्लियर हो जाता आपको, ठीक है। लेकिन कोशिश किया है, ध्यान रखिएगा बस ये कि लैटिट्यूड होता है वो एंगुलर डिस्टेंस होती है, क्या होती है, डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इक्वेटर से जो आपने डिफिनीशन लिखी, एट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ का एज्यूम करो कोई सेंटर है, जैसे आपका अर्थ का ये सेंटर है, समझ लेना अच्छे से समझ में आएगा। अर्थ का ये सेंटर है, सेंटर से उसने बोला है ऑफ द अर्थ बाय द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे ये सेंटर मान लो बीच में कहीं पे पॉइंट है, ये कितने एंगल पे है, ये कितने एंगल पे है, वो जो अर्थ के सरफेस को एक लाइन जो ज्वाइन कर रहे हो ना अर्थ के सेंटर से, वो जितना एंगल आपको डिनोट करेगा दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। बस सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे से इसको नोट डाउन करें, फिर आगे हम लोग जो है इसके बारे में बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक जो अगला बचता है वो ग्रेट सर्किल बचता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे ग्रेट सर्किल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डील करने वाले हैं ग्रेट सर्किल। चलो अब इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ग्रेट सर्किल। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, तो उसको डील करते हैं। तो मेरिडियन क्या होता है ये भी पता हो गया, लॉन्गिट्यूड बोल दो इसको। और दूसरी बात जो मैंने बताई वो ये बताई कि आपका लैटिट्यूड क्या होता है, तो ये एंगुलर डिस्टेंस होती है, ध्यान रखिएगा। इक्वेटर पे लैटिट्यूड जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, इसलिए इसको 0 डिग्री भी बोला जाता है लैटिट्यूड को, ठीक है, इक्वेटर को। और जो पोल होता है वो 90 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफिनेशन है ग्रेट सर्किल क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक, दैट इज ग्रेट सर्किल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर हमारा जो बेसिक है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग जो है सीधे सर्वेइंग के कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं। दैट इज़ रिलेटेड विद द ग्रेट सर्किल, ठीक है। तो नेक्स्ट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रेट सर्किल से रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट आए हैं, सीधे डेटा पे पूछ लेता है, तो उसको थोड़ा सा डील करना ज़रूरी है कि ग्रेट सर्किल होता क्या है, उसके बारे में बात करें। दैट इज़ ग्रेट सर्किल। अब आपको समझ में आ जाएगा ग्रेट सर्किल होता क्या है। मैंने वह थोड़ा बहुत तो बेसिक क्लियर किया था कि कोई भी सर्किल जो अर्थ के सेंटर से पास करे दैट इज़ कॉल्ड ग्रेट सर्किल, ठीक है। तो उसी के बारे में डील करना। ग्रेट सर्किल इज़ एन इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ग्रेट सर्किल इज़ अ इमेजिनरी that is imaginary circle passing through center of the earth, अर्थ के कहाँ से पास करे, सेंटर से पास करे, ठीक है। चलो
फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रेट सर्किल की अगर बात करें तो डायग्राम कैसा बनेगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम से अगर हम देखें तो ग्रेट सर्किल, देखिए एक स्पेयर कंसीडर कर रहे हैं, उसी से समझेंगे। सपोज दैट कि आपने ये एक स्पेयर बनाया, ठीक है, ये एक आपका स्पेरिकल अर्थ का शेप मैंने एज्यूम किया। अब ग्रेट सर्किल की डिफिनेशन समझो। ग्रेट सर्किल इज एन इमेजिनरी सर्किल है, ये कोई सर्किल होता नहीं है, इमेजिनरी सर्किल है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये आपको जो भी यहाँ से सर्किल पास करता है वो अर्थ के सेंटर से पास करता है, और उसको कट करने के बाद में आपका एक बड़ा सर्किल निकल के आता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रेट सर्किल। अगर कहीं और से पास कराओगे ना तो वो आपका ग्रेट सर्किल नहीं बनेगा, वो स्मॉल बन के आएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जैसे सपोज दैट इमेजिनरी बनाना है, ठीक है, सपोज दैट कि अर्थ के सेंटर से ये पास करे, दैट इज़ बहुत सारे बन सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ऐसे ये लाइन को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये आपका अर्थ का सेंटर हो गया। अर्थ के सेंटर से अ ग्रेट सर्किल एंड इमेजिनरी सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो कोई भी सर्किल आप बना सकते हो जो इससे पास करे, जैसे इसने लिया है डिफिनीशन के फॉर्म में, ठीक है। चल, आपने ऐसे कोई बना दिया, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बना दिया। इस तरीके से सर्किल बना सकते हो जो अर्थ के सेंटर से पास करे। एक दो और बना सकते हो, तो इस तरीके से इसको ग्रेट सर्किल बोला जाता है, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से जो पास करे, अगर आप बनाओगे ना, ऐसे समझ लो जैसे एक इमेजिनरी सरफेस है, जैसे इस तरीके से समझो, थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। जैसे आपके पास इस तरीके से समझ लो कि आपके ये एक स्पेरिकल बॉडी है, इस तरीके से एक स्पेरिकल बॉडी है, ठीक। और जो भी सर्किल आप बनाना चाहते हो वो आपका अर्थ के सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है। अर्थ का सेंटर कहीं बीच में होगा ना, तो अगर इसके सेंटर से अगर आप इसके इस साइड से एक सर्किल बना दोगे और चाहे आप इस तरीके से बना दो, लेकिन बस अर्थ के सेंटर से पास होना चाहिए। अगर मैं कोई सर्किल ना यहाँ पे बना देता तो क्या अर्थ के सेंटर से पास करता? नहीं पास करता। तो अर्थ का सेंटर बीचों बीच में आना चाहिए। अगर उससे ये पास कर रहा है तो एक ग्रेट सर्किल आ जाएगा। अगर मैं इसको बीच से ऐसे कट कर दूँ, इंक्लाइंड कट कर दूँ, तो इंक्लाइंड कट करने के बाद में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इंक्लाइन कट करने के बाद में वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप वाटरमेलन ले लो, तरबूज की बात करते हैं, उसको बीचों बीच से अगर हम काट कर देते हैं तो आधा पार्ट जो निकलता है ऊपर चला जाता है, आधा पार्ट नीचे चला जाता है। तो अगर आप उस सर्किल को देखोगे ना, दिस इज कॉल्ड ग्रेट सर्किल। क्या कहलाएगा? ग्रेट सर्किल कहलाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्रेट सर्किल। तो इक्वल पार्ट में जब डिवाइड होता है तो उसे बोलते हैं ग्रेट सर्किल, ठीक है। चल, बाकी सारी बातें हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। जो बेसिक डिफिनीशन है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डील करेंगे। ये तो हो गया ग्रेट सर्किल। तो ऐसा सर्किल जो अर्थ के सेंटर से पास करे, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अगले दिन जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वो बात करेंगे हम लोग जो है स्पेरिकल ट्रायंगल के बारे में, वहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेरिकल ट्रायंगल, स्पेरिकल ट्रायंगल, स्पेरिकल ट्रायंगल के बारे में। तो ये बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतने रखते हैं। आज पहला दिन था तो धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।